क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। एक्सरसाइज 10.4 का बेसिक पढ़ेंगे थ्योरी, उसके बाद एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 में जो भी क्वेश्चन दिया गया है सब क्रॉस प्रोडक्ट पे है। एक्सरसाइज 10.3 में जो भी क्वेश्चन था डॉट प्रोडक्ट पे था, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का सदिश, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे क्या क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए वेक्टर और डॉट, अगर बी वेक्टर, अगर यहाँ डॉट लिखते हैं तो इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, और अगर यहाँ काटकूट का साइन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं, गुना का चिन्ह देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब एक दूसरे को क्रॉस किया। ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज एक तरीका से है। इसका फार्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू साइन थीटा, साइन थीटा और एन कैप, साइन थीटा और एन कैप। सेकंड, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। जैसे एन कैप है ना, एन कैप है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जब इसको मैग्नीट्यूड हम निकालने लगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा। इसीलिए जब क्रॉस प्रोडक्ट, जब यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये एन कैप क्या हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा। और 1 में जब साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब 1 में साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ए वेक्टर, और बुक ले थोड़ा सा बुक में देखते हैं कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या दिया है। ए वेक्टर गुने बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर गुने ए वेक्टर। तो यहां से लिखेंगे नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव मतलब ये यहां से हुआ, जैसे हम लिखते हैं ना 3 गुने 2 बराबर 2 गुने 3, ऐसा करे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा। लेकिन वेक्टर में ये रूल अप्लाई नहीं होता है, नॉट कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहाँ ए वेक्टर लिखा गया है और यहाँ लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो एक बार ए वेक्टर को गुना करेंगे ए वेक्टर को बी वेक्टर से, तो ए वेक्टर गुने बी वेक्टर आएगा, फिर प्लस ए वेक्टर और गुने सी वेक्टर, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम। एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन किया गया, एक बार इससे, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, वितरण गुण। ठीक है, और फिफ्थ, हाँ,
जिस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट में हम बताए थे कि आई कैप को आई कैप से गुना करते हैं, जे कैप को जे कैप से गुना करते हैं, मतलब जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। लेकिन इस क्रॉस प्रोडक्ट में ये देखना होगा कि अगर आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल के कैप क्रॉस के कैप इक्वल 0, इसका वैल्यू कितना आएगा? इन सब का वैल्यू 0 आएगा। अगर आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से गुना करें तो इसका मान कितना आएगा? तो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? देखिए बताते हैं। जैसे कहा गया है क्या आई कैप और आई कैप, आई कैप और आई कैप इसमें एक नाम है, ना देखिए तो आई कैप और आई कैप इक्वल जे कैप क्रॉस जे कैप और इक्वल के कैप क्रॉस के कैप इक्वल 0। तो अब हम क्या देखते हैं कि आई कैप इंटू आई कैप 0 क्यों होता है? ठीक है, जैसे मानते हैं कि आई कैप और आई कैप, इसे हम ऐसा तोड़ने का प्रयास करते हैं, इसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर है, ऐसा। तो फॉर्मूला के अनुसार अगर सेट करें तो सबसे पहले आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब आई का मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर से मतलब आई का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा एन कैप। तो साइन थीटा जब आई कैप और जे कैप दोनों एक ही मतलब एक ही लाइन पर है, जिसे समझिए ये आई कैप है, ठीक है। अब जे कैप रहता तो वैसा हम समझते कि जे कैप इधर है, लेकिन दोनों आई कैप और आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो 0 गुना समथिंग तो कितना बनेगा? 0 गुना समथिंग कितना बनेगा? 0। अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर 5 प्रॉपर्टीज बताएं। प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6 में क्या है कि जैसे मान ले जाए कि ऐसा दिया गया कि आई कैप को जे कैप से गुना करेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल आएगा के कैप। इसमें हम क्या करेंगे? एक सर्कल का फॉलो करेंगे, सर्कल का एक फॉलो करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई सर्कल, ऐसा समझने का प्रयास करते हैं कि आई कैप है और ये जे कैप है और ये के कैप है। तो आई कैप को और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो के कैप। फिर जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होगा आई कैप। फिर के कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो जे कैप। के कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होगा जे कैप। अगर सीक्वेंस में ले आई और जे को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के कैप आएगा, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप आएगा, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जे कैप आएगा। ऐसा प्रॉपर्टीज है, ऐसा क्या है? प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर इसको मान लीजिए कि विपरीत में लेंगे, पहले जे के और जे आई को गुना करें, चाहे पहले आई को के से गुना करेंगे, यहाँ से लेंगे ऐसे। अगर मान लीजिए इस सेवंथ प्रॉपर्टीज इसे मानते हैं कि आई कैप को यदि आई कैप क्रॉस के कैप तो यहाँ से आएगा माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप। और फिर के कैप क्रॉस जे कैप, यहाँ से लिखेंगे के कैप क्रॉस जे कैप। आई को के से तो जे कैप, के को जे से, के कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप बराबर माइनस आई कैप। फिर जे कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस के कैप, ठीक है। मतलब कि अगर सीक्वेंस में लें एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि ऐसे समझिए इस दिशा से लेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा सर, मतलब प्लस में आएगा। आई को जे से करेंगे तो क्या आएगा? जे को के से करेंगे तो आएगा, के को आई से करें तो जे आएगा। लेकिन अगर व्युत्क्रम में चाहे आई को के से करें तो आएगा माइनस जे के, जे को के को जे से करें तो आएगा माइनस आई के एक्स के। एरिया ऑफ 8 नंबर प्रॉपर्टीज। 8 नंबर प्रॉपर्टीज में क्या है? 7 तक बताए थे। प्रॉपर्टीज नंबर 8
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या दिया गया है? 8 नंबर प्रॉपर्टीज ए होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका हिंदी होगा पीछे से त्रिभुज का एरिया मतलब क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा हाफ, और यहां से लगाएंगे मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब कि हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हाफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। जैसे ऐसा समझने का हम प्रयास करते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये बी सी, एबीसी क्या है? ट्रायंगल है। अगर मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये कितना है? ए वेक्टर, और ये क्या है? बी वेक्टर, ऐसा हम समझते हैं। तो इसमें हम फार्मूला क्या होगा, यहां से लिखेंगे हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा हाफ ए वेक्टर यानी कि बीसी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट फिर बी वेक्टर यानी कि ये भी, ऐसा लिख सकते हैं, या और हाफ अगर ए वेक्टर इसे मान लें, ए वेक्टर इसे मान लें, बी वेक्टर इसे मान लें, तो जहां ए वेक्टर वहां लिखेंगे एसी वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर यानी कि ए बी वेक्टर। उसी प्रकार से अगर बी वेक्टर इसे मान लें और ए वेक्टर इसे मान लेते हैं, बी वेक्टर इसे कर लेते हैं, तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ ए वेक्टर यानी कि एसी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर यानी कि बीसी वेक्टर, ठीक है। यानी हम सिंपल सा बात यह है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से आया हाफ ए वेक्टर शुरुआत में किसे माने थे? बीसी को, तो बीसी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ मॉड का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड हम इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि वास्तव में एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। मान लीजिए कि इन दोनों का क्रॉस, हम जब इसका मैग्नीट्यूड जब नहीं निकालेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप समझिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब क्या? उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, ठीक है। जैसे आप समझ रहे हैं कोई वेक्टर दिया रहता है, ये वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा लिखा गया है। नहीं तो ये जो मैग्नीट्यूड है, संख्या मतलब क्या? मैग्नीट्यूड, और ये सब क्या? इसका जो मैग्नीट्यूड निकालने का ऐसे तरीका अलग है, मतलब कि मैग्नीट्यूड मतलब होता है एक निश्चित संख्या आएगा, परिमाण आएगा, और आई कैप जे कैप के कैप क्या है? वो डायरेक्शन है। तो यहाँ से मॉड इसलिए लगाते हैं, मॉड से क्या होगा कि मतलब उसका एक निश्चित संख्या आएगा, क्योंकि वास्तव में एरिया क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। अगर मान लीजिए कि अगर इसका मान आया -50 तो मॉड लगा देंगे तो आ जाएगा 50, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। उतना नहीं जान के हमको सिंपल से बात ये जानना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद नेक्स्ट जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां से लिखते हैं डबल लाइन देकर के ऐसे लिख दिए जीएम, इसका मतलब पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हिंदी भी लेके चलते हैं, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला, जैसे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो आधार गुण ऊंचाई, ऐसा समझते हैं। तो समझिए कि ऐसा कि ये पैरेललोग्राम, ये क्या है? पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने का, ये दोनों लाइन आमने सामने वाला जो सामने वाला लाइन होता है पैरेलल होता है, पैरेलल मतलब समांतर, समांतर होता है। सपोज इसे मान लिए ए वेक्टर और इसे मान लिए बी वेक्टर,
इसका फार्मूला जनरली होगा ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां से लिखेंगे और जहां पे ए वेक्टर लिखे हैं वहां पे लिखेंगे सी डी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, जहां बी वेक्टर लिखे हैं वहां लिखेंगे ए डी वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड। उसी प्रकार से हम और भी कुछ मान सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। अगर ए वेक्टर इसे माने बी वेक्टर इसे माने तो ए वेक्टर के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, बी वेक्टर के जगह पर पुट करेंगे। ये हुआ एरिया ऑफ क्या, पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब जानते हैं कि 8 होगा, 8 के बाद 9th नंबर ये है। अब 10th नंबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज नंबर 10th एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान के चलते हैं ऐसा, ये तो पैरेललोग्राम का फिगर था, पैरेललोग्राम का फिगर कुछ यहाँ सही से बना देते हैं ताकि आप लोग दोबारा इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब रेक्टेंगल की बात करें। रेक्टेंगल मीन्स आयत, रेक्टेंगल मीन्स क्या, आयत। जैसे ये आयत है, ठीक है, इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ये शीर्ष है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। सिंपल सी बात है कि अगर ये वेक्टर दिए भी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर दिए भी बी वेक्टर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लंबाई के जगह पर लिखेंगे, मान लेते हैं सी डी, लंबाई के जगह पर क्या लिखेंगे, सी डी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, और चौड़ाई के जगह पर लिखेंगे एडी, और उसको फिर लगाएंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लगाएंगे तब एक निश्चित संख्या आएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि मुझे संख्या से मतलब है। जब मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे तो केवल उसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। जैसे अगर आप ये वेक्टर लिखते हैं तो इसका मतलब ये वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है और साथ में दिशा भी है। लेकिन जब ए वेक्टर का मॉड लगा देते हैं तो इसमें केवल परिमाण होता है, मतलब एक निश्चित संख्या होता है। अब आयत की में क्या, हमको थोड़ी, जैसे मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, रेक्टेंगल है जैसा खेत है, एरिया है, अगर उसका क्षेत्रफल मान लिया जाए कि आया 480 मीटर स्क्वायर, 480 मीटर स्क्वायर, तो उसमें डायरेक्शन तो मतलब ये नहीं, डायरेक्शन किस दिशा में, डायरेक्शन किस दिशा में 480 मीटर स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब कि हम मॉड लगाते हैं, मॉड इसलिए लगा रहे हैं, मॉड लगाने से पता चलता है कि मैग्नीट्यूड से केवल मतलब है। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से हम देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल का तरीका। आप जानेंगे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे, ठीक है, इसको लिखिए। जैसे अगर मान ली जाए कि 10.4 में प्रॉपर्टीज नंबर कितना हुआ था, प्रॉपर्टीज नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। प्रॉपर्टीज नंबर 11 क्या होगा, 11 नंबर प्रॉपर्टीज है 11 नंबर प्रॉपर्टी। जैसे मान लेते हैं कि ये वेक्टर बराबर बाबू दिया गया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। b वेक्टर बराबर दिया गया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, अब मुझे सुनो, अगर इतना दिया गया है ना तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। इसका फार्मूला होता है बाबू, सबसे पहले लिखो यहाँ पे आई कैप, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे आई कैप, फिर यहाँ लिखेंगे जे कैप और यहाँ लिखेंगे के कैप, फिर डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे a1 a2 a3, यहाँ से लिखेंगे b1 b2 और b3 और इसको सॉल्व कर देंगे तो ए वेक्टर
क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर आएगा। ठीक है, और ऐसे भी तरीका है कि जो डायरेक्ट तरीका कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर को अगर ज्ञात करना है, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर अगर इसे ज्ञात करना है तो बल्कि हम डायरेक्ट तरीका के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कंप्लीट। प्रॉपर्टीज नंबर 12 देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 12 को अगर देखें तो हम जानते हैं क्या कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर क्या जानते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा इतना होता है ना। अगर साइन थीटा का मान निकालना है तो ऐसा समझते हैं कि इतना गुना में इधर आया तो भागा में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवाइड में चेंज होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर और यहाँ से होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये साइन थीटा का फार्मूला हुआ है। ठीक है, तो ये इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट एंगल निकालने के लिए बोले तो ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फाइंड करना है। फाइंड कितना मुझे फाइंड करना है, जहां पे इफ यदि ए वेक्टर इक्वल कितना है आई कैप -7 जे कैप और प्लस 7 के कैप और बी वेक्टर इक्वल, बी वेक्टर क्या है तो 3i कैप 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो वास्तव में मुझे ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से इसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगर ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है तो इसके लिए अभी आपको तुरंत हम फॉर्मूला बताए थे डिटरमिनेंट वाला कि आई कैप और यहाँ लिखेंगे जे कैप और यहाँ लिखेंगे के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर में आई का कोफिशिएंट कितना है, आई का कोफिशिएंट कितना है बाबू, इसका आई का गुना कितना है तो एक, जे का गुना कितना है -7 और के का गुना कितना है +7। ठीक है, +7। इसमें आई का गुना कितना है 3, इसमें आई का गुणांक है -2 और इसमें के का गुणांक है 2। थोड़ा सा लोग यहाँ कंफ्यूजन हो गया थे। देखिए वास्तव में बताते हैं कि डिटरमिनेंट वाला प्रॉपर्टीज में क्या बताया था, जैसे ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप। तो यहाँ बताए थे A1 A2 A3 B1, कोई बात नहीं, B1 B2 और B3। ठीक है, साथ में रिवीजन करिएगा। ए वेक्टर में दिया बताए थे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर में बताए थे B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, तो इसमें आई कैप का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक A1, जे कैप का कोफिशिएंट है A2, के कैप का कोफिशिएंट है A3, इसमें आई कैप का कोफिशिएंट B1, जे कैप का कोफिशिएंट B2, के कैप का कोफिशिएंट B3। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी है। इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, इसमें -7 और इसमें +7, इसमें 3 -2 और 2। इसका सॉल्यूशन करते हैं। डिटरमिनेंट को अगर हम सोल्व करने के लिए, अगर आप डिटरमिनेंट पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि ऑर्डर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। अगर 3x3 कोटि का डिटरमिनेंट दिया रहे तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। पहले उसका साइन जानिए। वास्तव में ये प्लस होता है, शुरुआत में प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस। कहने का सेंस ये है कि अल्टरनेट चलता है, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस।
तो वास्तव में यहाँ से लिखेंगे आई कैप, क्या लिखेंगे आई कैप, और इसके सामने का रो को छोड़ेंगे और इसके सामने का कॉलम को छोड़ेंगे, बच गया इतना, इतना को लिख देंगे -7 -2 और 2, ठीक है, ये आई कैप हुआ, ये प्लस हो गया। अब ये क्या होगा माइनस, प्लस के बाद इसको जे कैप में लिखना है, माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये पूरा लाइन छूट जाएगा, मतलब पूरा रो छूटेगा और ये पूरा कॉलम छूटेगा। डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका है, फिर जितना बच गया उतना लिखिए 1 7 और कितना 3 और 2, जे कैप लिए। अब लेना है किसे, के कैप को, किसको लेना है के कैप। तो प्लस माइनस और ये प्लस, इसका साइन क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ लिखेंगे के कैप, ठीक है। के कैप लेंगे, इसके सामने का रो छूटेगा और इसके सामने का कॉलम छूटेगा, तो जितना बच गया उतना लिखेंगे 1 -7 और 3 -2। इस प्रकार से सॉल्यूशन इसका करेंगे। देखिए यहाँ से लिखेंगे आई कैप, इसे इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 गुना -14, और फिर बीच में अपना मन से माइनस लगाते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो बीच में अपना मन से माइनस लगाते हैं, और ये दोनों गुना करेंगे कितना आएगा, फिर से आएगा -14। रेडी, यहाँ से लिखेंगे माइनस जे कैप, इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा 2 और माइनस 7 ठीक है, प्लस फिर लिखेंगे के कैप, ठीक है, यहाँ से आएगा के कैप, इसको इसमें गुना करेंगे तो आएगा -2, फिर माइनस अपना मान से लेंगे और यहाँ से लिखेंगे -21, ठीक है। आगे का सॉल्यूशन करते हैं, ये सब तो बता दिए हैं। यहाँ से लिखेंगे आई कैप, तो -14 और ये क्या बनेगा +14, ये यहाँ से होगा -14 और +14, ठीक है, मतलब -14 + 14, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे माइनस जे कैप, और ये कितना होगा 2 - 21, तो कितना होगा -19, दो में से किसको घटाएंगे तो आएगा -19, तो यहाँ से लिखेंगे -19, ठीक है, -19 और प्लस के कैप कितना है, यहाँ से आएगा के कैप और यहाँ से होगा -2 और +21, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा एक दूसरे कैंसिल आउट किया, मतलब 0 आई कैप माइनस प्लस, तो आएगा 19 जे कैप, यहाँ से लिख देते हैं 0 आई कैप मतलब आई कैप इसमें नहीं रहा, कट गया तो 0 आई कैप और प्लस 19 जे कैप और प्लस 19 के कैप, 21 में से 2 गया कितना 19। हाँ, ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में बताए थे कि मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा रुका था, फार्मूला क्या है, हाँ ये क्रॉस आएगा मैग्नीट्यूड फिर से दिखाएंगे, मुझे आश्चर्य लगा कि मैग्नीट्यूड, इसलिए मैग्नीट्यूड अब लिख देगा इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, इसमें दोनों तरफ मॉड नहीं लगाएंगे, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तब जाकर के इतना आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहां से लिखेंगे कि ये वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का मॉड, इसका मॉड का मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। ये आया यहां तक आया बाबू कि ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर इक्वल इतना, तो इसमें लिखेंगे आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर, और फिर से 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर दो बार स्क्वायर आया, तो दो बार स्क्वायर आया ना, तो इसको लिखेंगे √2 गुना 19 का स्क्वायर, दो बार आया तो 2 गुना 19 का स्क्वायर लिखा है, ऐसे 19 का स्क्वायर तुम निकालेगा कितना होता है 19 का स्क्वायर याद है, 18 का स्क्वायर 324, तो 19 का स्क्वायर 381, 81 कितना होता है शायद 81 होता है, जो भी रहे ध्यान में, ऐसे निकाल ही लेते हैं थोड़ा सा, इससे छोटा छोटा बाद में क्यों 16 9 9 18 18 और 8 8 8 16 361 होगा, 361 होगा, 381 नहीं बल्कि 361 होगा। ये 19 का स्क्वायर जिस
प्लस 19 का स्क्वायर 2 गुना 19 का स्क्वायर, तो ये 2 का तो नहीं आएगा, ये रूट 2 होगा और गुना 19 होगा, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 19√2। यहाँ से आपको उतारते हुए पहले नीचे उतारना है, फिर लास्ट में इसे लिखना है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 19√2। देखिए तो इतना आंसर है, बुक में पहले मैच करा लीजिए आप। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन किया। एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, सही है ना? ठीक, लिखिए। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है क्या, एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर को आप फाइंड कीजिए परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझो, उसमें मैच करा हिंदी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर मतलब एक यूनिट वेक्टर को आप ज्ञात कीजिए। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर मतलब कि दो वेक्टर दिया गया है, वो दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमसे कहा गया है क्या कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू दिया गया है और मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है क्या, गिवन में ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर जो होता है ना, उसको ऐसे कुछ लिखते हैं परपेंडिकुलर। अगर ऐसे करके परपेंडिकुलर लिख करके यहाँ आर दे दें या इस प्रकार से आर लिख दें, ठीक है, तो ये समझिए कि परपेंडिकुलर ही, चाहे आर ऐसे भी दे सकते हैं। परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब दो वेक्टर एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस लंबवत है, ठीक है। वेयर ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर, जहां ए वेक्टर का वैल्यू क्या दिया गया है, ए वेक्टर इक्वल 3i कैप 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। बी वेक्टर इक्वल i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है। अब ऐसा दिया गया, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां से लिखेंगे ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, क्या होगा, ए वेक्टर का वैल्यू दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो इतना प्लस बी वेक्टर क्या है, यहाँ से लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है। तो ये माइनस प्लस 2k कैप और माइनस 2k कैप क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। 3i कैप में एक i कैप को ऐड करेंगे कितना आएगा 4i कैप, ठीक है। कौन 4i कैप और 2j कैप में 2j कैप को सम करेंगे कितना आएगा 4j कैप। ये 3i कैप में 1i कैप को ऐड किए तो 4i कैप, 2j कैप में 2j कैप को ऐड किए तो कितना आया 4j कैप, ठीक है। ये आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आया यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू। अब निकालते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना दिया गया 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे किसे, तो बी वेक्टर दिया गया है कितना, तो i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है। ऐसा इससे हम ऐसा करेंगे, लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और माइनस i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। तो माइनस 2j कैप प्लस 2j कैप क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल आउट करेगा ना, तो 3i कैप में से एक i कैप चला गया तो कितना आएगा 2i कैप, 2i कैप होगा। 2k कैप में 2k कैप को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4k कैप, ठीक है। तो ये आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करेंगे कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ तक पहले कंप्लीट कीजिए आप लोग। जैसे देखिए कि वास्तव में अब हम क्या करते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू आया 4i कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल 4i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू आया। अब क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इक्वल कितना आया 2i कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू है। अब वास्तव में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये दोनों के बारे में कहा गया था, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। हमसे कहा गया कि यूनिट वेक्टर निकालिए। जैसे ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें कहा कि इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर, यहाँ से मिटाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से लिखेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इक्वल, यहाँ से लिखेंगे डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप और ये के कैप। कितना हो गया, तो आई कैप में क्या करेंगे कि ए वेक्टर, इसे हम समझते हैं ना, इसमें आई का कोफिशिएंट कितना है, आई का कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4। जे का गुणांक कितना है, तो 4 है तो 4। और के का कोफिशिएंट के है ही नहीं इसमें, तो के पूछना है तो क्या होगा 0। इसमें आई कैप का कोफिशिएंट 2, इसमें जे नहीं है तो मतलब 0 और के का वैल्यू कितना 4। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डिटरमिनेंट का साइन कहता है कि शुरू वाला प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ये साइन में से लेना, अल्टरनेट चलेगा। तो आई कैप को लेंगे प्लस में, आई कैप को लेंगे प्लस में, जिससे लेते हैं उसके सामने वाला रो को छोड़ते हैं और सामने का कॉलम को छोड़ते हैं। डिटरमिनेंट चैप्टर में यही सब पढ़ना होता है। 4004। ठीक है, आप क्या करेंगे कि जे कैप को लेंगे प्लस हुआ, ये क्या होगा माइनस, तो ये पूरा छूट जाएगा और ये दोनों पूरा छूटेगा। तो जितना बचा उसे लिख देंगे 4 0 2 और 4। ठीक है, ये प्लस माइनस और ये क्या होगा तो प्लस। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे प्लस के कैप। इसके सामने का जो है ना कॉलम, इस कॉलम को छोड़ेंगे और इसके सामने का रो को छोड़ेंगे। फिर जितना संख्या है इसे लिखेंगे 4 2 और 0। ठीक है, अब क्या करना होगा, इतना लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे आई कैप, फिर इसे इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 0 प्लस माइनस अपना मान से लगाते हैं, इसको इससे गुना किया तो आया 16, फिर माइनस अपना मान से, फिर इसको इससे गुना किया तो 0 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे माइनस जे कैप, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, फिर माइनस अपना मान से लगाएंगे, इससे इसमें गुना करेंगे 0 प्लस के कैप लिखेंगे, इसको इसमें गुना किया तो आएगा 0, फिर माइनस अपना मान से, फिर इसको इसमें गुना करेंगे 8। तो कितना है 16 आई कैप, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस प्लस में माइनस माइनस, ये माइनस 8 नहीं आएगा, 0 में से 8 तो माइनस 8, यहाँ से लिखें माइनस 8 के कैप। ठीक है, तो इतना के मान ही आया। ठीक है, ए वेक्टर ये जो वैल्यू आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, इसका ये वैल्यू आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक सॉल्व कीजिए। यहाँ से लिखेंगे लेट मतलब माना कि, मान लेते हैं हम कि जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर एक्स, कितना मान लेते हैं एक्स, चाहे कुछ ऐसा अच्छा मानते हैं, कोई यू मान लेते हैं। ठीक है, यू मान लेते हैं, तो यू कैसे निकालेंगे मतलब कि यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। ठीक है, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का बराबर हम माने इसे क्या यू वेक्टर माने, क्या माने यू वेक्टर, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर मानेंगे ना। अब यू वेक्टर माने हैं, अब समझना ये होगा
अब मुझे यू कैप निकालना है, यू कैप निकालना है। यू कैप मतलब क्या हुआ कि यूनिट वेक्टर निकालते हैं, जिसके ऊपर कैप लगा रहे हैं मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, अगर ए कैप निकालना है मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसी वेक्टर में इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो आता है यूनिट वेक्टर। तो अगर यू कैप निकालना है तो लिखेंगे यू वेक्टर में यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यू कैप आएगा। यू कैप मतलब क्या, यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा, यू का यूनिट वेक्टर आएगा। तो इसका ऐसा करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। क्या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कहीं पे। यहाँ से लिखेंगे यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब आई के गुणांक का स्क्वायर। आई के गुणांक कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का गुणांक कितना है -16 -16, तो यहाँ से लिखेंगे -16 का होल स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -60, तो -60 का होल स्क्वायर। यहाँ से लिखे अंडर रूट, यहाँ से आएगा 256 मतलब कि 256 प्लस 256 प्लस 64, ठीक है। तो 6 6 12 4 16, 16 के 6 बाकी 1 और कितना होगा 6 5 11, 11 5 16, 16 1 17 के साथ बाकी 1 2 2 4 और 1 5, तो 576 किसका वर्गमूल होता है, तो 24 का, 24 गुने 24 576। यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 24। अब मुझे निकालना है यू कैप। यू कैप अब नीचे कहीं निकालते हैं, साइड में यहाँ कहीं निकालते हैं। यू कैप इसको मिटा देते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और फिर कोफिशिएंट का स्क्वायर, वही तो क्या। अब यू कैप बराबर क्या होगा, यू वेक्टर में यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आएगा यू कैप, ठीक है। तो यू वेक्टर कितना दिया गया था 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और -8 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है 24। तो इसको लिखेंगे 16 बटा, जैसे लिखा रहता है क्या a प्लस b बटा 2 लिखा हुआ रहता है ना, तो इसे क्या लिखते हैं a बटा 2 प्लस b बटा 2 अलग अलग कर लेते हैं। उसी प्रकार से इसको अलग अलग करेंगे, 16 बटा 24 ऐसे लिखेंगे आई कैप माइनस 16 बटा 24 जे कैप और -8 बटा 24 के कैप। तो 8 दूना 16 अब 8 दिया 24, 8 दूना 16 8 दिया 24 अब 8 दिया 24। तो फाइनली आंसर क्या आया, फाइनली आंसर आया यू कैप का कि 2/3 आई कैप और -2/3 जे कैप और -1/3 के कैप, ठीक है। कितना आंसर है लगे था इस ये यू कैप आया, मतलब कि यूनिट वेक्टर इसका आया। आंसर मैच कराइए, आप तो जाना चाहिए है ना, सही क्लियर है, हाँ। ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, आज के लिए इतना ही, कल फिर